नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैंपस। दोस्तों मेरा नाम रवि चौधरी है। आज हम इकोनॉमी का जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो देखते हैं। कल भी मैंने इस पर एक वीडियो डाली थी, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एग्ज़ाम के लिए वो मैं लेकर आया हूँ। ये बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे आज देखेंगे हम डीवैल्यूएशन, वेंचर कैपिटल, जे कर्व, स्टैगफ्लेशन, एंजल्स लॉ और क्रोनी कैपिटलिज्म, ये क्या होते हैं ये सब देखते हैं। तो शुरू करते हैं पहले डीवैल्यूएशन से। दोस्तों डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन क्या होता है, इसमें जो मैंने आगे लिखा हुआ है जब मैं समझाऊं तो उस टाइम पे आप आगे ध्यान मत देना, नहीं तो फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। तो डिवैल्यूएशन का सीधे शब्दों में मतलब ये होता है कि जो करेंसी है उसकी वैल्यू घटा देना दूसरे कंट्री की जो करेंसी हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, अब इसमें क्या टेक्निकलिटीज़ हैं वो भी मैं बताऊंगा, पर पहले आप थोड़ा सा समझिए। जैसे $1 बराबर अगर 50 रुपये है, मतलब $1 के बदले कितने रुपए मिल रहे हैं, 50 रुपये, और उसको डी वैल्यू करके कितना कर दिया गया, 75 रुपये कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि पहले अगर कोई फॉरेनर आता था $1 लेकर तो आरबीआई उसको कितने देगा, 50 रुपये देगा। अब कितने देगा, 75। या उल्टा भी समझ सकते हैं कि जहाँ $1 खरीदने के लिए पहले 75 रुपीज़ खर्च करने, वो 50 रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे थे, अब 75 करने पड़ रहे हैं। तो इस पूरे जो प्रोसेस है इसमें किसकी वैल्यू घटी, इसमें दोस्तों जो रुपी है उसकी वैल्यू घट गई, किसके कंपैरिजन में, डॉलर के। अगर अदर किसी करेंसी से हम कंपेयर करें तो वहाँ भी डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। तो अगर डेफिनेशन या एक लाइन में समझने की बात करें तो इसका मतलब होता है द रिडक्शन इन द ऑफिशियल वैल्यू ऑफ करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसीज। जो हमारी करेंसी है, हमारी जो मुद्रा है, उसकी ऑफिशियल वैल्यू में क्या होना, कमी होना, रिडक्शन होना, किसके कंपैरिजन में, अदर कंट्रीज़ की करेंसी के कंपैरिजन में। यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखना, जैसे इसी से रिलेटेड आप शब्द पढ़ोगे आगे, अगली वीडियो में उसको भी करा दूंगा मैं, डेप्रिसिएशन। जैसे आज हमारे इंडिया में होता है, आपने देखा होगा कि कभी रुपी क्या है कि डॉलर के कंपैरिजन में मानो कि $1 के 70 रुपये मिल रहे हैं, कभी 71 हो जाता है, कभी 72, फिर दोबारा से घट के कम हो जाता है। तो दोस्तों वो है डेप्रिसिएशन और ये जो है डिवैल्यूएशन है। इनमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, बात काम दोनों का एक ही है कि रुपी की जो वैल्यू है अदर करेंसीज के कंपैरिजन में वो घट रही है, दोनों में, डेप्रिसिएशन में और डिवैल्यूएशन में। लेकिन जो डेप्रिसिएशन है जो अभी होता है उसमें रुपी और डॉलर की जो डिमांड और सप्लाई है उसके बेसिस पर वैल्यू घटती है। लेकिन जो डिवैल्यूएशन है इसमें जो रुपए की वैल्यू घटाई जाती है डॉलर के कंपैरिजन में, ये खुद ऑफिशियली घटती है। ऑफिशियली घटने का मतलब ये है कि जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी वो घटाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कौन है दोस्तों, आरबीआई है, आरबीआई ही मैनेज करती है इसको। या कहीं मान लो किसी कंट्री में अगर गवर्नमेंट हो तो वो कोई भी अथॉरिटी जो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती होगी वो खुद घटाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा हमारे जो कंट्री है इंडिया में अभी तक 3 बार डिवैल्यूएशन किया गया है मनी का, और उसके बाद में क्या हुआ, जो 1991 और 90s में जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए उसके बाद हम किस पर आ गए, डिमांड और सप्लाई वाले पे। मतलब अब क्या होता है, अब अगर वैल्यू घटती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, उससे पहले बोलते थे डिवैल्यूएशन, या हिंदी में बोले तो अवमूल्यन। ठीक है, एक तो ये चीज़ आ गई, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। एक इसका जो इफेक्ट पूछा जाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है इसमें, अच्छे से अच्छे एग्जाम में, आईएएस से लेकर पीसीएस में, छोटे एग्जाम में, सब में पूछा जाता है। तो वो समझिए थोड़ा यहाँ पे। इसका एक मेन जो इफेक्ट है वो ये होता है कि इससे जो एक्सपोर्ट हैं कंट्री के वो बढ़ जाते हैं। अब देखो कैसे बढ़ते हैं, यही समझना है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि इंडिया का जो रुपया है उसकी जो वैल्यू है डॉलर के कंपैरिजन में ये थी कि पहले $1 में 50 रुपये मिलते थे, और अभी वो क्या हो गया, डी वैल्यू होके, इसी को एग्जांपल में ले लेते हैं, अब 75 रुपीज़ हो गया। अब एक एग्जांपल आप लीजिए कि कोई पेन है जो इंडिया में, मान लो कि इंडिया की कोई कंपनी है जो पेन बनाती है,
और ये पेन बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, मतलब निर्यात होते हैं बाहर के देशों में। इस पेन की कीमत हमारे यहाँ मार्केट में है 25 रुपये पर पेन। तो मानो कोई बाहर से कोई विदेशी आता है $1 लेकर, तो उसे आरबीआई से कितने रुपए मिलेंगे एक्सचेंज में? 50 रुपये। तो पहले अगर वो पेन खरीदना चाहेगा तो उसे कितने पेन मिल रहे थे? पहले 2 पेन मिल रहे थे उसको, ठीक है, 25 रुपये के रेट के हिसाब से। लेकिन अब वही आदमी $1 ही लेकर आ रहा है कि यार इंडिया से पेन खरीद के लाता हूँ, लेकिन अब उसे आरबीआई से कितने मिलेंगे? 75। तो जहाँ वो पहले $1 में सिर्फ 2 पेन ले जा पा रहा था, अब वो उसी $1 में 3 पेन खरीद सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर तो उतना ही आया, लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया। अब देखो इस पर डाउट होते हैं, हर किसी को जो भी पढ़ता है इसको यही होता है, ऐसा लगता है कि यार ये हुआ क्या है, डॉलर तो एक ही आया है, अब ऐसा एक्सपोर्ट बढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ जब डॉलर उतने ही मिले। देखिए वो एक डिफरेंट इश्यू है कि फ़ायदा क्या है क्या नहीं है, लॉन्ग टर्म में इसके नुकसान होते हैं या फ़ायदे होते हैं, वो सब अलग है। आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझिए और एज इट इज़ इसे याद रखिए कि डीवैल्यूएशन होने से एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होते हैं। क्यों होते हैं वो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है। फिर भी कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला चलते हैं दोस्तों, जे कर्व इफेक्ट। देखिए जे कर्व को समझाने के लिए ही मैंने आज डीवैल्यूएशन डाला था, क्योंकि जे कर्व को समझने के लिए पहले डीवैल्यूएशन जो टर्म है उसका हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जे कर्व होता क्या है और इसको समझते हैं। ये एक टेंडेंसी है कंट्री की, जिसमें क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये आपको पता ही होगा। जब हम किसी कंट्री बाहर से विदेशों से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा होता है उसकी एक बाकायदा बुक जो रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन की जाती है। तो हमें मान लीजिए कि ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ या फिर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हुआ, उसके आधार पे घाटा या नुकसान देखा जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर हमारा एक्सपोर्ट कम होता है और हमारा आयात जो निर्यात है जो आयात है वो दोस्तों ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमको ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन बाहर से कम आ रहे हैं, तो ये डेफिसिट की कंडीशन होगी। अब यहाँ समझिए जे कर्व में क्या मतलब है इसका। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिसिट में चल रहा होता है, डेफिसिट का मतलब ये है कि घाटे में चल रहा होता है, तो इनिशियली शुरुआत में क्या होता है कि वो डिटीरियोरेट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको समझ में आ ही गया होगा। ये एक कंडीशन है, जे कर्व दोस्तों क्या है, एक कंडीशन है जिसमें इफेक्ट होता है किसकी वजह से, डीवैल्यूएशन की वजह से। डीवैल्यूएशन हमने अभी समझ ही लिया, डीवैल्यूएशन क्या होता है, करेंसी का अवमूल्यन। जब करेंसी का डीवैल्यूएशन होता है तो अचानक से देखा ये जाता है इनिशियली शुरुआत में कि जो बीओपी कंडीशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो कंडीशन है वो डिटीरियोरेट हो जाती है, मतलब वो ख़राब हो जाती है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बढ़ जाता है। जो हमें जो पैसे देने थे डॉलर में वो बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ते हैं अभी मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल से, लेकिन ये इनिशियल इफेक्ट होता है, ध्यान रखना। आगे जो लॉन्ग टर्म में इसका थोड़े से सरप्लस में ही जाता है हमेशा, उसका क्या है, दोनों चीज़ देखते हैं। देखिए अब मान के चलो कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या हमको जो अभी जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमें $1000 का घाटा है और डॉलर की कीमत चल रही है दोस्तों 50 रुपये पर डॉलर। तो अगर रुपये में हम देखें, इंडियन रुपये में, इंडियन करेंसी में कि कितना हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो वो है 50,000 रुपये, कि हमें 50,000 रुपये अभी घाटा है। लेकिन वहीं अगर हमने डिवैल्यूएशन कर दिया, हमारा जो रुपये और डॉलर की कीमत है वो 50 रुपये से कितनी कर दी, 70 कर दी, मतलब अब $1 बराबर 70 रुपये हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो घाटा है वो मान लो $1000 ही था, तो अब कितना रुपये में कितना हो गया, 70,000 हो गया। तो ये एक कंडीशन होती है जे कर्व में कि जब शुरुआत में डिवैल्यूएशन होता है तो शुरू में क्या होता है कि हमारी खुद की करेंसी में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि मानो हमारा यहाँ था और बीओपी कंडीशन कैसी हो गई, हमारी डिटीरियोरेट हो गई, मतलब ख़राब हो गई, नीचे की तरफ चली गई।
चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये नीचे चली गई। अब यहाँ से दोबारा ऊपर कैसे गई ये और समझ लेते हैं। जो इससे पहले मैंने आपको डीवैल्यूएशन जो बताया था, डीवैल्यूएशन में क्या था, उसमें मैंने यही बताया था आपको कि जैसे ही डीवैल्यूएशन होता है तो हमारे एक्सपोर्ट क्या हैं, बढ़ जाते हैं। और जब डीवैल्यूएशन हुआ है तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे धीरे धीरे, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारा जो बीओपी की सिचुएशन अच्छी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सुधरेगी। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, तो हमें कम डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी चुकाने के लिए। तो इसीलिए ये एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से दोस्तों हमारा जो बीओपी सिचुएशन है ये बेटर होती चली जाएगी। इसीलिए ये जे टाइप का बनता है, तो इसे जे कर्व बोलते हैं। ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। वेंचर कैपिटल, दोस्तों वेंचर कैपिटल क्या होता है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। जनरली होता क्या है कि कोई आदमी कोई कंपनी खोलना चाहता है, या कोई भी एंटरप्रेन्योर छोटा मोटा काम खोलना चाहता है, कोई इनोवेटिव आइडिया है उसके पास में काम करने का प्लान है, अच्छा प्लान है, सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है। और जो कन्वेंशनल जो सेटअप होता है, कन्वेंशनल सेटअप का मतलब हो गया दोस्तों जो बैंक या कहीं से भी और किसी जगह से वो किसी तरह से पैसे जुटाने में सक्षम नहीं है, वो पैसे कहीं से नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके पास एक आइडिया है, बिजनेस प्लान है। तो ऐसे में अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे मान लो मैं हूँ और मुझ पे पैसा है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसके काम में पैसा मैं खर्च कर देता हूँ कि तुम काम करो, पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ। अब मैं कैसे भी, वो मेरे खुद के पर्सनल टर्म्स होंगे कि मैं उससे क्या डील करता हूँ कि आप मुझे शामिल कर लो इतने % पे, शेयर होल्डर बना लो, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि पैसे कुछ इतने प्रॉफिट के बाद लौटा देना, वो अलग चीज़ रही। लेकिन वेंचर कैपिटल में मेन चीज़ क्या है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो क्या करेगा, पैसा लगाएगा किसी दूसरे के काम में, ठीक है। अच्छा, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं इस केस में जो पैसा लगा रहा है, इनको एंजल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं। अगला टर्म है दोस्तों स्टैगफ्लेशन। ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है इकोनॉमी में एक स्टैग्नेशन आ जाना, मतलब ग्रोथ ना रहना, थोड़ा स्लो डाउन टाइप का, ठीक है, मंदी जैसा। और इन्फ्लेशन ये निकला है इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, महंगाई। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन समझिए पहले। नॉर्मली व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई, नॉर्मली जब इन्फ्लेशन हाई होती है, महंगाई होती है, तो क्या होता है मुद्रास्फीति की कंडीशन में, प्रॉफिट अच्छे हो रहे होंगे। मान लो महंगा है, कोई कंपनी मोबाइल बना रही है और मोबाइल महंगे बिक रहे हैं, तो उस कंपनी को फ़ायदा ज़्यादा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। जब ज़्यादा फ़ायदा होगा तो कंपनी क्या करेगी, ऐसे टाइम पर ज़्यादा काम, ज़्यादा मोबाइल प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी कि ज़्यादा बने तो ज़्यादा बिकेंगे, ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। और जब ज़्यादा मोबाइल वो प्रोड्यूस करेंगे तो उनको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, भाई काम करने के लिए लोग चाहिए। तो सीधा सीधा हम असर कहाँ देख रहे हैं, इन्फ्लेशन का असर पड़ता है एम्प्लॉयमेंट पे, कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा या अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है, बेरोजगारी कम रहेगी। ये नॉर्मल रिलेशन है जो हम नॉर्मली देखते हैं इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, ठीक है। अब दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन में जब इन्फ्लेशन होती है तो इन्फ्लेशन क्यों होती है, महंगाई क्यों होती है, किसी चीज़ के दाम क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है, जब ही तो बढ़ते हैं। और जब जिस इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ तो ग्रोथ होती है, न कि स्लो डाउन तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो स्टैग्नेशन है एक तरह से देखा जाए तो यही सिचुएशन अब समझते हैं। ये तो मैंने अभी तक आपको नॉर्मल कंडीशन बताई है कि नॉर्मली ये होता है। तो ये स्टैगफ्लेशन क्या चीज़ है अब समझ में आपको आ जाएगा। इट इज़ अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि जो इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, उसमें इन्फ्लेशन तो होता है, लेकिन साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घटने की जगह क्या होता है, बढ़ जाता है और बहुत हाई लेवल पर होता है। तो इन्फ्लेशन और दोनों अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही हाई होते हैं, लेकिन अभी हमने ऊपर देखा था नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता। तो ये कॉन्ट्रेरी क्यों है, ठीक है। तो ऐसी इस कॉन्ट्रेरी जो सिचुएशन है इसको कहते हैं दोस्तों
स्टैगफ्लेशन, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होता है और इकोनॉमी में एक तरह से स्टैग्नेशन भी होता है, स्थिरता होती है। तो 1970s में यूएसए में ऐसा हुआ था जब ऑयल प्राइस में ज़्यादा मुद्रास्फीति थी। एंजेथ लॉ क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, पीपल जनरली स्पेंड अ स्मॉलर पार्ट ऑफ देयर बजट ऑन फूड एज देयर इनकम राइजेज। नॉर्मली ये एक एंजल इनका नाम था, कुछ ऐसे ही करके इन्होंने ये दिया था कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे ही हम क्या करते हैं कि फूड आइटम पे, खाने पे हम जो खर्चा कर रहे होते हैं वो परसेंटेज में या प्रोपोर्शनेटली इनकम के प्रोपोर्शन में वो कम होता चला जाता है। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए कि मैं 10,000 रुपये महीने कमाता हूँ और मेरा जो खर्चा है खाने पीने का, भाई वो तो रहेगा कि नहीं, वो है मानो 5,000 रुपये। तो फूड पे मेरा खर्चा अगर परसेंटेज में देखूं तो कितना आ रहा है, 50% आ रहा है। लेकिन वहीं अगर मानो मेरी इनकम बढ़कर हो गई 50,000 रुपये महीने, तो फूड पे मैं ज़्यादा क्या कर लूँगा, खाऊंगा तो उतना ही जितना पहले खा रहा था। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खा लूँ, कुछ ज़्यादा महंगा खा लूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा तो चलो मैं 10,000 खर्च कर लूँगा, 8,000 कर लूँगा, 15,000, ठीक है। तो अगर मानो पहले 5,000 थे, अब 10,000 भी मैं खर्च कर रहा हूँ, तो 10,000 50,000 का कितना हो गया, 20%। इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे कि जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी, मेरा जो फूड पे जो खर्चा था जो 50% से गिर के 20% आ गया, मतलब कम हो गया। तो यही एंजल्स लॉ है। क्रोनी कैपिटलिज्म और देख लीजिए, हालांकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ। ये कैपिटलिज्म तो आप जानते ही हो, ठीक है, पूंजीवाद। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, फ्री ट्रेड की बात चलती है और एक कॉम्पिटिटिवनेस की बात होती है। ऐसा लगता है कि अगर कोई आदमी मेहनत करेगा और वो उसके अकॉर्डिंग काम करे तो आगे बढ़ेगा। लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म जो शब्द है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद क्या है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है, एक आर्थिक व्यवस्था है। ये भी एक इकोनॉमिक सिस्टम ही है, लेकिन इसकी खासियत क्या होती है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज म्यूचुअली एडवांटेजियस रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस लीडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, मतलब नौकरशाही मान लीजिए आप, या फिर गवर्नमेंट की उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ले सकते हैं, उनके बीच में, और बिजनेस लीडर जो हैं यानी बिजनेसमैन जो हैं, बड़े बड़े बिजनेस घराने जो हैं, उनके बीच में एक म्यूचुअली एडवांटेजियस पॉलिसीज़ या उस तरह से काम किया जाता है। जैसे मानिए कि कोई गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो जानबूझकर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिससे कुछ जो बिजनेस लीडर्स हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब उन दोनों के बीच में आपस में क्या डील होती है वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को बिजनेसमैन से, बिजनेसमैन को गवर्नमेंट से। तो ये एक सिचुएशन होती है जिसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। दोस्तों ये नेगेटिव सेंस में है, आप समझ ही गए होंगे, एक तरह से गलत चीज़ है। गवर्नमेंट अगर जानबूझकर केवल कुछ बिजनेस हाउसेस को फ़ायदा पहुंचा रही है, बदले में वो उनको, गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा पहुंचाते होंगे। इसको एक तरह से और देखा जाता है किताबों में, तो गवर्नमेंट से थोड़ा हटके भी इसको देख लीजिए। दूसरा एक तरीका समझने का ये है क्रोनी कैपिटलिज्म को, कहीं कहीं पर ये भी है कुछ किताबों में। इट इज़ एन अप्रोच, ये एक अप्रोच है ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने का एक तरीका है या प्रोसेस है। व्हेन, जब क्या होता है कि जो फर्म है यानी जो जो कंपनी है, वो अपने डिसीजन इस हिसाब से लेती है कि उसके जो खुद के पीपल हैं, उसकी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह जो हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, ये सोचकर जब कोई डिसीजन लिए जाएंगे कंपनी में, तो इसको भी एक तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म का ही एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो क्रोनी कैपिटलिज्म जो है एक नेगेटिव सेंस में दोस्तों यूज़ होता है। दोस्तों ये थी वीडियो आज की, और आप हमारे फेसबुक ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।